क्या इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं और क्या पाकिस्तान का इसमें अहम किरदार हो सकता है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट की फैमिलीज को और नॉन जो इमरजेंसी पर्सनल हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं फैमिलीज के साथ, नॉन एसेंशियल पर्सनल इंक्लूडिंग फैमिलीज को मिडिल ईस्ट छोड़ने के इकदाम आ चुके हैं अमेरिका की तरफ से। इसका यह मतलब है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब उनकी कामयाबी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक हलचल सी मची हुई है और लग ये रहा है कि इजराइल शायद ईरान के ऊपर अगले 48 से 72 घंटों के अंदर हमला कर दे। और स्पेसिफिकली अगर हमला होता है बुशैर के ऊपर, जो कहा जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो इसका इम्पैक्ट पूरे खित्ते के ऊपर आएगा। मुत्तहदा अरब अमीरात से लेकर, कतर से लेकर, बहरीन से लेकर सऊदिया अरब तक पूरी एक तूफान खड़ा हो जाएगा सामने। और अगर ये इकदाम हुआ तो इसराइल अकेला नहीं कर सकेगा, अमेरिका की मुदाखलत इसके अंदर लाजिम होगी। और अभी से ही अमेरिका के अंदर मुखालफीन की आवाजें बुलंद हो रही हैं, और वो मुखालफीन नहीं सिर्फ जो आप समझते हैं कि लेफ्ट या फार लेफ्ट या प्रोग्रेसिव विंग से हो, कंजर्वेटिव से भी आवाजें आ रही हैं कि नो वॉर विद ईरान। मार्जरी टेलर ग्रीन, जो कंजर्वेटिव राइट विंग ट्रंप इंथुजियास्ट मागा विंग से उनका ताल्लुक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट किरदार रही हैं ये। इनके अपने ख्यालात बहुत सारी चीजों पे मुख्तलिफ हैं, मगर इनकी ये ट्वीट देखें। यहां पे ये इजराइल, सेक्युलर स्टेट ऑफ इजराइल का नाम लेके कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो लोग हैं वो जाके एक और मुल्क के लिए, ईरान के खिलाफ जाके जंग लड़ें। हम कोई जंग नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जंगें जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर हैं। हमें मईशत और दीगर चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो ये था मार्जरी टेलर टेलर ग्रीन का मौकफ। और अब यही मौकफ अपनाया जा रहा है एक लार्ज स्वात, आप कह लें एक लार्ज पोर्शन ऑफ द कंजर्वेटिव मूवमेंट के ऊपर भी, जिसके अंदर मैट वॉल्श जैसे लोग अब आवाज उठा रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। टकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, ये सब लोग तो पहले ही कह रहे थे। एक बहुत ही एक फर्म एंटी वॉर सेंटिमेंट मौजूद है। बट दूसरी जानिब जो जायनिस्ट, प्रो इजराइल, नेतन्याहू सपोर्टिंग जो विंग है, वो चाहता है कि जंग हो ईरान के साथ। इस पूरी कहानी में एक बहुत अहम किरदार है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी होगा, और वो है जनरल कोरेला। जनरल कोरेला सेंटकॉम के कमांड के हेड हैं। और वो बहुत ही उन्होंने जंगों में भी शिरकत की है। अफगानिस्तान में, इराक के अंदर वो ऑन द ग्राउंड लड़े हैं। और उनके जो व्यूज थे उस वक्त वो बहुत मुख्तलिफ थे, मगर पिछले कुछ अरसे के अंदर, और ये अब आप देख सकते हैं इजराइल हयूम की ये रिपोर्ट है जिसके अंदर ये जिक्र कर रहे हैं कि जनरल कोरेला जो हैं वो आईडीएफ के बहुत ही करीब पाए जाते हैं, और वो एक प्रोपोनेंट हैं ईरान के खिलाफ हॉस्टिलिटीज के लिए। और वो भी एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। तो ईरान ने भी अब धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर हम पे अटैक होता है तो रिटेलिएशन उसकी ना सिर्फ इसराइल के ऊपर होगी, मगर पूरी जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, अल उदैद से लेकर सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमीरात, इन सब जगहों के ऊपर अपने एसेट्स को डिप्लॉय कर देंगे, या जो आप उसे समझ लें। अच्छा, नेतन्याहू की तरफ से उनके ऊपर अंदर का बहुत प्रेशर हुआ है, क्योंकि वहां पे एक इजराइल के अंदर एक रिक्रूटमेंट लॉ, जो हसदिक यहूदी हैं, जिन जो समझते हैं कि उनके दीन के मुताबिक वो लड़ नहीं सकते, उनकी रिक्रूटमेंट इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। अभी थोड़ी रिप्रीव मिली है, क्योंकि जो रिलीजियस ग्रुप्स थे वो उन्होंने कहा कि हम आपको एक और हफ्ते की मोहलत देते हैं नेतन्याहू से, कि आप जाएं और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। मुखालफीन भी हैं इस लॉ के, साथ भी लोग खड़े हुए हैं, और एक बारीक मोड़ के ऊपर आके पूरी सिचुएशन खड़ी हो गई है नेतन्याहू के लिए भी।
प्रेशर बहुत है जंग खत्म करने का। और क्योंकि इतना अब आगे बढ़ चुका है, नेतन्याहू, बेन गवीर, स्मोट्रिच, ये सब लोग इतने आगे जा चुके हैं कि अब वहां से पीछे आने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है और कोई तरीका इतना वाजे नहीं है। तो खबरें अंदर से फैलाई जा रही हैं सीनियर अनोनिमस मिनिस्टर्स के थ्रू कि प्रेशर बहुत है, हम डील हमें करनी होगी, हमें सीज फायर करनी होगी। कोई रास्ता अब इस जंग को मजीद इससे ज्यादा बढ़ाने का नेतन्याहू के लिए शायद ना हो। तो उस चीज को आगे पुश करने के लिए वो अब ईरान का जो ये एक शोशा है, क्योंकि अगर वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे जंग बंदी करता हूँ गाजा में, मुझे ईरान चाहिए, और अगर ईरान छेड़ दिया तो फिर गाजा तो दूर की बात, पूरा खित्ता आ जाता है जंग के अंदर, और एक तरीके से नॉन स्टॉप नेतन्याहू के लिए स्पेस बन जाती है। अच्छा, फाइनली इसके अंदर पाकिस्तान कहाँ आता है? मैंने जनरल कुरेला का जिक्र किया, और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और उसके काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को बलूचिस्तान में दाइश खुरासान के खिलाफ और दीगर चीजों के खिलाफ उन्होंने बहुत सराहा, जो उनकी अभी सेनेट के अंदर हियरिंग हो रही थी यूएस कैपिटल के अंदर। और वैसे भी पाकिस्तान ने पिछले 3 साल के अंदर जो अमेरिकन वॉर मशीन है, यूक्रेन में भी जो सप्लाई हो रही है साइप्रस के थ्रू हो रही थी, यहां तक कि खबरें थी कि इसराइल के अंदर भी शायद आर्टिलरी शेल्स शायद उस सप्लाई से ना चले गए हों। एक तरफ पाकिस्तान ने वहां पे फोकस दिया, अमेरिकन सपोर्ट दिया, सही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से विड्रॉल के अंदर सपोर्ट दिया। कुरेला ने मेंशन किया कि दाइश के लीडर, सीनियर लीडर्स को पाकिस्तान ने, तकरीबन 5 से 6 लीडर्स को पाकिस्तान ने पकड़ा है, उनमें से कुछ एक्स्ट्राडाइट भी हुए हैं। टर्की भी फॉर एग्जांपल गया, ये जिक्र नहीं कि कुरेला ने टर्की वाला, मगर ये फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं जो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं। पाकिस्तान ने साथ साथ पीछे से एक और भी उन्होंने सपोर्ट दिया है, इन द सेंस जो फ्रिगेट्स मूव की थी साउथ रेड सी की तरफ, बाबल मंजब की तरफ, जहां पे हूती अटैक चल रहे थे, यमनी अटैक चल रहे थे कार्गो और कंटेनर्स और शिप्स के ऊपर। इस पूरी सिचुएशन में अगर ईरान में कुछ होता है तो पाकिस्तान का वहां पे बफर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कुरेला ने भी ये कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हिंदुस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान को भी एक तरीके से इन देयर प्लेस रखना है। और अब ये शायद एक ख्याल पैदा हो रहा है अमेरिकन इंटेलिजेंसिया में कि हिंदुस्तान चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, एक चीज। इसलिए पाकिस्तान को तगड़ा करके और चाइना और पाकिस्तान को साथ मिला के, अब उसके अंदर चाइना से आप मिनरल्स की डीलिंग भी कर लें, ओवरहेड भी दे दें, तो चाइनीज हेजेमनी को पाकिस्तान में तस्लीम करें और उनके साथ मिलके आप काम करें अपने मौकफ को आगे बढ़ाने का। ये एक सोच, यानी एक एक स्ट्रेन ऑफ थॉट जो आपको नोटिस करते हैं आप इस डिस्कोर्स के अंदर, ये भी है। अच्छा, चाइना, ट्रेड, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, इजराइल, दिल ऑल बी इन प्ले। यूएई, सऊदी, वो तो है ही ऑब्वियसली उसके अंदर। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, जो अभी भी एक अगर ये है, बट कोशिशें पूरी जारी हैं, पूरी कंटिन्यू हो रही हैं कि किसी तरीके से यूज किया जाए। इंडिया को लेकर आखिरी चीज कहूंगा, एक ये भी तासुर है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि इंडिया से जो कंसेशन लेने हैं उसने ट्रेड के ऊपर और चीजों के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर, वो कंसेशंस आसानी से ले सके। अभी आ रहे हैं मोदी साहब, यहाँ पे G7 भी आ रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे पूरी दुनिया की के अंदर, हलचल के अंदर। एक तरफ G7 मीटिंग हो रही है आपकी, दूसरी तरफ और इवेंट्स हो रहे हैं, गाजा को लेकर चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो लॉट इज हैपनिंग। ईरान को लेकर पेशरफ्त है, तो बहुत कुछ हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर ईरान को छेड़ा जाता है या उस पर अटैक होता है तो उसका डोमिनो इफेक्ट होगा। और जिस तरह जेफरी सैक्स कहता है कि ये शायद शुरुआत ना हो जाए कहीं तीसरी जंगे अजीम की, क्योंकि ईरान अकेला तो नहीं होगा ना, फिर चाइना भी आपका आएगा, कहेगा कि हाँ जाओ आ जाओ, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं।
पाकिस्तान बेनिफिट कर सकता है इस पूरी सिचुएशन से फर्दर, क्योंकि उसके ताल्लुकात चाइना से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, तो एक ब्रिज है वहां पे। सो इट्स ऑल लाइक अ गेम। चेस बोर्ड एक बन रहा है अभी, तैयार है चेस बोर्ड, और उसके ऊपर गेम शुरू हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक, अल्लाह हाफिज।